नमस्कार। चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कन्नौज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। जी हाँ, कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ से जो है एक एक टाइम पे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी यहाँ से रह चुकी हैं सांसद। और इस बार जबकि बीजेपी के सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक जो 2019 में वहां से जीते थे, उनका नामांकन भरते ही दूसरे रोज उनकी पत्नी नेहा पाठक ने भी वहां से नामांकन भर दिया। बड़ी अजीब बात है। उन्होंने इंडिपेंडेंट करके भरा और उनके भरते ही जो है अखिलेश यादव ने भी वहां से अपना नामांकन भर दिया। एक रोज पहले तक अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप सिंह को वहां से डिक्लेयर किया था गया था कैंडिडेट, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद उनका माइंड चेंज हुआ और वो स्वयं वहां से उतर गए। ये तो बात अलग है कि लोग ऑलरेडी कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव खुद वहां से लड़ते तो अच्छी फाइट दे सकते हैं, तो आखिरकार वो हुआ। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मियाँ बीवी दोनों वहां से भाजपा के सांसद और उनकी पत्नी दोनों खड़े हो गए और एक इंडिपेंडेंट हैं। क्यों खड़ी हुई हैं? उनका कोई ज़्यादा राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। एक बार एक छोटे चुनाव उन्होंने लड़ा भी है, लेकिन क्यों लड़ी ये अभी तक एक मिस्ट्री है, रहस्य है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और किस तरीके से वहाँ पे ये चुनाव किस तरह मोड़ लेगा। और हमारे साथ हमारे बहुत ही खास साथी हैं सिद्धार्थ कलंस, जिन्हें आप सब जानते हैं, जिनको किसी प्रकार के तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है सिद्धार्थ आपका हमारे साथ। और ये आपको क्या लग रहा है, ये कन्नौज में ये खेल जो भाजपा ने किया है, ये किस लिए किया है? मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कन्नौज में सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी ने वहां पर नॉमिनेशन किया है। ठीक इसी तरह आप देखें इटावा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामशंकर कठेरिया, हाँ। उनकी पत्नी ने नामांकन किया। और अभी कुछ देर पहले पता चला है कि कानपुर देहात में भी यही किस्सा हुआ है कि हाँ। वहां पर उनकी पत्नी ने नॉमिनेशन किया है। जो वहाँ प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले। तो ये इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सोची समझी रणनीति है। रणनीति हो सकती है, खास तौर पर महत्वपूर्ण सीटों पर, कि वहां पर वो अभी प्रत्याशी के तौर पर लोगों की पत्नियों को उन्होंने नॉमिनेशन करने के लिए कहा हो। और अभी थोड़ी देर पहले आपकी चर्चा की शुरुआत से थोड़ी देर पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इस तरह का काम होगा कि या तो पत्नी या बेटे में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। अब ये बड़ी हैरत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिनके पीछे कितना बड़ा हमला लगा होता है कानूनविदों का, वकीलों का और प्रशासन की तरफ से एक सहयोग की भी स्थिति रहती है। और ऐसे में अगर उन्हें पर्चा खारिज होने का भय है, जो कि मुझे कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता है कि भाई आपका पर्चा कैसे खारिज हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती है। वो बाकायदा एक कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इन चीजों को मॉनिटर करती है, और एक ना एक हर कॉम्बिनेशन के में आप देखें तो कोई ना कोई एक सीनियर लीडर को भेजा जाता है, उसके साथ और कुछ लीडर जाते हैं, एक आध मिनिस्टर होते हैं वहां पर जब नॉमिनेशन होता है। तो ये कोई एक अजीबोगरीब रणनीति है अजीब मुझे और गरीब। लगता है। और ये भी मैंने पूछा कि क्या ये पर्चा वापस होगा, उन्होंने कहा नहीं, ये पर्चा वापस नहीं होगा। ये चुनाव मैदान में रहेंगे, यानी कि बैलेट पेपर पे उनका नाम जाएगा। ये केवल इसलिए नहीं किया गया है कि आप पर्चा दाखिल कर दें और अगली बार मतलब नॉमिनेशन पे वापस ले लेंगे, बैलेट पेपर पे उनका नाम भी जाएगा, मतलब ईवीएम पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी एक रोचक रणनीति है कि हाँ, इस हाँ, तरह से बहुत ही। करेंगे। और एक और काम हुआ है अगर हाँ, देखिए हाँ, हाँ, बताइए। कि वो अभी कन्नौज से और इटावा से, इन सब जगहों से तो अभी खबर आएगी जब नॉमिनेशन पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपोजिशन के कैंडिडेट के नाम से मिलते जुलते नामों के प्रत्याशी भी उतारे हैं। जैसे ओहो। कानपुर में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आलोक मिश्रा है,
तो ये आलोक मिश्रा नाम का एक प्रत्याशी भी मैदान में आ गया है निर्दलीय के तौर पे। कानपुर देहात में राजा रामपाल हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, तो एक राजा रामपाल भी आ गए हैं, एक प्रत्याशी निर्दलीय। ये कुछ नई तरह के प्रयोग हो रहे हैं या कोई रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये इस तरह का देखने को मिल रहा है। और बाद में जब गौर किया तो पता ये चला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं, वहां भी 2 सीटों पर इस तरह का हुआ था कि सेम नाम के निर्दलीय प्रत्याशी को भी चुनाव मैदान में किसी ने खड़ा किया था। मैं कह नहीं सकता हूँ कि किस पार्टी विशेष ने किया था, लेकिन वो जो प्रत्याशी खड़ा हुआ वो निर्दलीय, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के नाम से मिलता जुलता ही प्रत्याशी है, बल्कि कुछ जगहों पर तो उसी नाम पर प्रत्याशी खड़ा किया जा रहा है। ये अजब रणनीतियां हैं। बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटजी है। और मुझे तो ये लग रहा है जो पत्नियां खड़ी हो रही हैं, जो अभी कई आपने बताई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये खास तौर से इसके बाद खड़े होना, जब मंगलसूत्र को लेकर के क्या क्या बोला गया है उसके बाद ये कौन सी स्ट्रेटजी है मंगलसूत्र के नाम पे, और क्या ये मतलब एक इनका तरीका है मंगलसूत्र का सम्मान करने का, ये है। और बड़ा शरद की हैरानी की बात यह है कि इटावा में जो रामशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में सांसद हैं, इनकी पत्नी जो है सत्ता कठेरिया, उन्होंने पिछली बार भी नामांकन किया था। और पिछली बार नामांकन किया था, लेकिन वो आखिरी दिन उन्होंने फिर वापस लिया था, और इस बार फिर उन्होंने नामांकन वापस किया और अकेले जाकर, और उन्होंने मीडिया के लोगों ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी कीमत को वापस नहीं लूंगी। तो ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं मंगलसूत्र एपिसोड के बाद मंगलसूत्र से कोई कनेक्शन हो, हालांकि बड़ी अजीब बात है। और खास तौर से ये वो पार्टी है जहां पत्नियों को साइडलाइन कर दिया जाता है, और वहां ये किया जा रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब यहाँ मैं तो ये तक कहता हूँ कि जो रामचंद्र जी के नाम पे जो पहले एक तरीके का प्रणाम किया जाता था, वो होता था सियापति रामचंद्र की जय। फिर वो जय सिया राम हुआ, मतलब सीता को प्रेसिडेंस मिलती थी राम के ऊपर, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया जय श्री राम में, सीता गायब हो गई। ऐसे में पत्नियों को प्राथमिकता देना बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो खैर, आपको क्या लगता है सिद्धार्थ, ये यहाँ पे अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लास्ट मिनट पे चेंज करके अपने आप को किया, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं कि अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तेज प्रताप सिंह बहुत ही कमजोर कैंडिडेट होते साबित। शरद जी, ये अखिलेश यादव का आखिरी मौके पर चुनाव लड़ने के लिए मान जाना, इसके 2 संकेत हैं। एक ऐसी खबर है कि शुरुआत में ये एक समझ बनी थी इंडिया गठबंधन के वो 2 दल जो उत्तर प्रदेश में सबसे सक्रिय है, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कि हमारे बड़े नेता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़े नेता से मेरा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, ये चुनाव न लड़कर चुनाव प्रचार का काम करेंगे। और इसी उसके तहत कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली में अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे लंबे समय तक, और उसको लेकर कोई सीधा जवाब भी नहीं दिया था। और अखिलेश यादव ने तो पहले कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद में कुछ दिन पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम उन्होंने घोषित भी कर दिया कन्नौज से अपने प्रत्याशी के तौर पर। और आजमगढ़ जो दूसरी उनकी सबसे पसंदीदा सीट है, वहां से उन्होंने अपने धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित कर दिया था। धर्मेंद्र यादव वहां प्रचार भी कर रहे थे। अब अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाना और कन्नौज में जाकर नामांकन दाखिल कर देना, इससे ये जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो 2 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनसे भी कोई ऐसी समझ बनी होगी कि चुनाव मैदान में उतरा जाए। और शायद इससे ज्यादा ये बल मिलता है कि अब अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के किसी सदस्य की एंट्री होगी और वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है ये नई समझ उन्होंने विकसित की है आपस में, कि तीनों लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और तब तक 2 चरण के चुनाव हो चुके होंगे उत्तर प्रदेश में, यानी 16 सीटें हो चुकी होंगी, तो अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के साथ साथ प्रचार भी चलेगा। दक्षिण के कई राज्यों में तब तक चुनाव हो चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक इनकी आपस की समझ का एक हिस्सा है। अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना कन्नौज से, पहले अखिलेश यादव तेज प्रताप के नाम घोषित होने के बाद माना जा रहा था कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव मैदान में नहीं होंगे, लेकिन अब अगर वो चुनाव मैदान में आ गए हैं तो इससे लगता है
कि इंडिया गठबंधन के बाकी जो दोनों बड़े नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना का जिनका जिक्र चल रहा है, वो भी अब चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। और हाँ, ऐसे संकेत मिले भी हैं। राहुल गांधी ने 28 और 29 तारीख को अमेठी के नेताओं को, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, अमेठी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी हाँ, एक बैठक भी दिल्ली में बुलाई है। तो इससे ओ, लगता है कि अमेठी को लेकर कोई फैसला वो वहां लेने वाले हैं। और एक चर्चा आज आपने देखा होगा और भी चल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इन सबसे ऐसे संकेत मिलते हैं कि अब बाहरी राज्यों में जो इनका प्रचार का फोकस था, वो शिफ्ट होकर अब उत्तर प्रदेश में आएगा। तो उत्तर प्रदेश का घमासान अब थोड़ा और बढ़ने वाला है कि सारे बड़े दिग्गज जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में कूदेंगे और प्रचार भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प बात है। और ये इस तरीके की ये भी माना जा रहा था सिद्धार्थ, बीच में ये भी चर्चा थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो अमेठी से, लेकिन वायनाड का जिस पोलिंग हो जाएगी उसके बाद यहाँ नामांकन भरेंगे, क्योंकि इत्तेफाक से उनमें डेट्स में भी इतना गैप है कि आराम से कर सकते हैं। तो उससे ये भी नहीं जाएगा मैसेज वायनाड में। हालांकि इस बात की चर्चा करने लगा और बीजेपी वालों ने बहुत जोरों से अपने सारे टीवी चैनल्स के जरिए से बात ज्यादा फैलाई, और साउथ में इस बात को ज्यादा फैलाया गया कि देखिए ये तो वायनाड छोड़ देंगे। मतलब एक तरीके से बीजेपी वाले मान के चल रहे हैं कि अमेठी में लड़ेंगे राहुल गांधी तो फिर स्मृति की हार होनी नहीं, है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो रणनीति का हिस्सा होगा कि वायनाड का चुनाव हो जाने के बाद ऐसा कहा जाए। और हाँ, तब तब जबकि जो आप कह रहे हैं वो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को, खुद प्रधानमंत्री ने, आप देखें खुद कि अपने प्रधानमंत्री ने कहा। चुनाव भाषण में कहा कि वायनाड भी छोड़ देंगे शहजादे, वायनाड से भी भाग जाएंगे शहजादे। तो इस हाँ, तरह की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से फैलाई। तो हो सकता है कि वायनाड की के मतदाताओं पर इसका कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए ये उनकी रणनीति हो सकती है। और ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो न केवल अमेठी का मुकाबला वो बहुत प्रेस्टिजियस हो जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक इज्जत का सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो अमेठी में 2019 में अगर राहुल गांधी हारे थे और स्मृति ईरानी जीती थी, तो इस बार स्मृति ईरानी की जीत को कैसे सुनिश्चित किया जाए। और अब तक के जो संकेत हैं, जो स्मृति ईरानी का परफॉर्मेंस है या जो वो है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ेगी अमेठी में अपने 2019 के नतीजे को अगर वो दोहराना चाहते हैं या राहुल गांधी को अगर कड़ी चुनौती देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के फ्रंट पर ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वायनाड का चुनाव निपट जाने के बाद वो यहाँ आए। और शायद और अमेठी और रायबरेली चूंकि अगल बगल की सीट हैं और एक जगह तो पर गांधी परिवार बिल्कुल, के आने का मतलब है, इसलिए दोनों जगह से उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा बाद में की। लेकिन जहां तक कन्नौज का सवाल है सिद्धार्थ, यहाँ पे आपको लगता है कि अखिलेश यादव के लिए इजी सीट है? क्योंकि लेकिन सुब्रत पाठक अच्छे वोटों से जीते थे पिछली बार, और भाजपा तो अब पूरी अपनी ताकत झोंक देगी कन्नौज में। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि कन्नौज में जहां पिछली बार हार हुई थी भारत समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव उसको पलट पाएंगे? देखिए, कन्नौज की सीट अगर आप गौर करें तो 2019 की हार के बाद से अखिलेश यादव ने मैनपुरी या आजमगढ़, किसी भी मतलब जो उनके गढ़ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा वक्त अगर दिया है तो वो कन्नौज को दिया है। हालत ये है कि कन्नौज में जो ब्लॉकों के अध्यक्ष हों या ब्लॉकों का जो संगठन बनना हो, तहसील स्तर पर जो संगठन का गठन होना है, इन सब काम जो है वो अखिलेश यादव इस सारी कमान अपने हाथ में ले रखी है। सबसे ज्यादा बार अखिलेश यादव अगर किसी एक लोकसभा क्षेत्र को अगर आप देखें कि जहां विजिट किया है, वो कन्नौज रहा है 2019 के बाद से। मैनपुरी में जब डिम्पल यादव ने उपचुनाव लड़ा, उस उपचुनाव के बाद तो अखिलेश के कन्नौज के दौरे इतने ज्यादा हुए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इतने ज्यादा दौरे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी और जगह पर कभी भी किए हों। हर हाँ, सही बात है। किसी कार्यकर्ता के यहाँ कोई घटना दुर्घटना होने पर, कोई शादी ब्याह या किसी के यहाँ कोई शोक का अवसर हो, कन्नौज अखिलेश यादव सबसे ज्यादा बार गए हैं। तो मुझे लगता है कि कन्नौज को लेकर कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस और ज्यादा जो है वो चिंतित रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने वहां के अपने नट्स एंड बोल्ट्स काफी जो है वो दुरुस्त किए हैं। शायद हाँ, यही वजह है कि अखिलेश यादव अब अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने का और एक मैसेज भी, वो पूरी जो बेल्ट है देखिए,
मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, उसका असर फर्रुखाबाद, ये पूरे बेल्ट में हमको लगता है एक मैसेज भी अखिलेश यादव देना चाहते हैं कि ये जो इलाका है, ये इलाका समाजवादियों का, हमारे परिवार का ये गढ़ रहा है और हम इस गढ़ से चुनाव लड़कर एक मैसेज भी हम मुझे लगता देना चाहते हैं कि वो मैसेज एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, ये सारी कानपुर सीटें देहात और से इन सब, लेकर एटा, हाँ, एक मैनपुरी कई सारी सीटों मैनपुरी पर इटावा। ठीक 7-8 ठीक, वो 7-8-9 सीटों पर जो मैसेज वो देना चाहते हैं, मुझे लगता है उसका एक हिस्सा है कि और अखिलेश आपको यादव को आपको ये चुनाव। भी याद होगा सिद्धार्थ की जब ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, जो कि बहुत जिसकी बड़ी चर्चा है और जो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे माना जाता है, देश के टॉप एक्सप्रेसवे इसमें से माना जाता है, जो अखिलेश यादव के टाइम में जब ये मुख्यमंत्री से बनाया गया था, तो उसमें उन्होंने खास ख्याल रखा था कि वो वाया कन्नौज जाए, बिकॉज नया स्ट्रेच पे बन रहा था, तो उसको खास तौर से कन्नौज के तरफ से घुमाया गया, जबकि कन्नौज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जीटी रोड। तो ये भी एक तो उनका रहा है खास इंटरेस्ट। तो आपको लगता है मुझे कि लगता है कि पे करेगा? मुझे लगता है मुझे लगता है कि कन्नौज को एक अपना, देखिए ट्रेडिशनली जो इनके अपने बैस्टियन रहे हैं, उनमें इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद या आजमगढ़ रहे हैं। कन्नौज चूंकि अखिलेश यादव का हो सकता है, जिसे कहते हैं ना पहला प्यार राजनीति का, तो राजनीति की शुरुआत अखिलेश यादव ने कन्नौज से की थी। कल अगर आप देखें ये फैसला लेने के बाद अखिलेश यादव ने अपने पहले नॉमिनेशन की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स के हैंडल पे लगाई। और लगाई। तो मुझे लगता है कि एक होता है कि जो फर्स्ट लव जैसी स्थिति है अखिलेश यादव के लिए कि कन्नौज से वो पहली बार चुनाव लड़े थे, वहीं से उन्होंने राजनीति पे एंट्री की थी, तो कन्नौज को लेके थोड़ा वो जिसे कहते हैं वो सेंटिमेंटल भी हैं। और हो सकता है कि 19 की जो हार हुई थी, 19 की हार उनको काफी अखर गई हो, अखर और इस गई। बार वो चाहते हैं कि हम खुद चुनाव लड़कर, वो खुद चुनाव लड़कर उस कन्नौज के किले को न केवल बचाएं बल्कि जीत कर मैसेज दें कि जहां से हमने शुरू किया था हम वहां से फिर से जुड़े हैं। क्या जातीय समीकरण ठीक बैठते हैं समाजवादी पार्टी के लिए वहां पे? और आज के देखिए हालात में अखिलेश, आपको क्या लगता है, जिस तरीके का हिंदुत्व और कम्युनल डिवाइड का रखा है, और एक और फैक्टर है वहां पे, मायावती ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, जैसा कि मायावती ने कई जगह किया है, कि किस तरह से विपक्ष का वोट काटे, वो इंडिया गठबंधन का वोट काटने के लिए यही माना जाता है कि जब वो मुसलमान कैंडिडेट जहां जहां खड़ा करती है, इस उम्मीद में, क्योंकि मुसलमान जिस तरह टारगेट हुए, जाहिर है वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेंगे। जी 2 बातें हैं। एक तो कन्नौज में अखिलेश यादव के खुद चुनाव मैदान में खड़े हो जाने के बाद ये वोट काटने जैसी स्थिति कम से कम अल्पसंख्यकों के वोटों के बंटने की स्थिति तो नहीं रहेगी। अगर अखिलेश यादव की जगह कोई और प्रत्याशी होता तो कुछ हिस्सा हो सकता था, इधर-उधर हो सकता था, लेकिन अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आती है। अखिलेश यादव के जो सजातीय यादव वोट हैं और जो मुस्लिम वोट हैं, इसके अलावा कन्नौज में अखिलेश यादव ने चूँकि काम किया है और कन्नौज में उनकी सबसे ज़्यादा उनके दौरे, जैसा कि मैंने बताया, और पहले से उनका एक लगाव रहा है। तो कन्नौज में अन्य जातियों के भी ठीक-ठाक तादाद में वोट वो अखिलेश यादव को मिलते रहे हैं पहले से, और काफ़ी सारे लोग उनके साथ जुड़े भी हुए हैं। उसमें सरप्राइजिंगली बहुत सारे जो ट्रेडर कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी अखिलेश यादव के साथ जुड़े और हुए वहाँ तो हैं, जो बहुत बड़ी कन्नौज के इंडस्ट्री है, परफ्यूम इंडस्ट्री जी, का गढ़ है वो। हाँ, परफ्यूम इंडस्ट्री के भी अधिकांश लोग जो है वो अखिलेश यादव के साथ वहाँ जुड़े हुए हैं। कई तो उनकी पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं। और कन्नौज में जो उनका जो संगठन है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का संगठन है, उस संगठन में भी इत्तेफाक से सबसे कम अगर तादाद अगर दिखती है तो यादवों की दिखती है, अन्य जातियों की ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए जातीय समीकरण भी कन्नौज के बहुत मुफीद बैठते हैं। प्लस उनका जो कनेक्ट है कन्नौज से, वो काफ़ी है, अच्छा। चूँकि वहाँ से वो खुद सांसद रहे, उनकी पत्नी नहीं। सांसद रही हैं, वो एक कनेक्ट भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कन्नौज में अखिलेश यादव को उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है जितना किसी और सीट पर। कि बहुत बहुत ही, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा डिसीजन माना जाएगा ये अखिलेश यादव का, कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बन के खुद लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे। और मुझे लगता है पूरी स्टेट के चुनाव में इससे फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जब पार्टी का बिल्कुल। टॉप लीडर जो है उतरता है मैदान में, तो बाकी लोगों में भी, काडर में भी बड़ा जोश आ जाता है। और खासतौर से जैसा आपने कहा सिद्धार्थ की, ये जो पूरी बेल्ट है, जिसे जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता था, ये पूरा इलाका जो आसपास की 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसमें आती हैं, तो वहां उस तरीके का भी एक क्लाउड बना रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है अखिलेश यादव उतरे हैं, और ये
माना जाएगा बिल्कुल साफ तौर पे कि ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सुब्रत पाठक ने के बारे में जो वहाँ आम धारणा है, उन्होंने कोई खास ना तो वहाँ काम किया है, ना उसके विकास के लिए कोई खास काम किया है। वो खाली उम्मीद इसमें थे कि कोई बड़ा नेता उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा और वो आसानी से जीत जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी की उम्मीदों पे वहाँ पानी फिरने वाला है। गौर करके रखिए, ध्यान रखिए, और कन्नौज बन जाती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट इस टाइम इस लोकसभा के चुनाव में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।